आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 28 जुलाई शुक्रवार, यह है मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट। आज का दिन मैं हूं खुशबू कुमार। राजस्थान में राज बदले का यह रिवाज, ओपिनियन पोल जिसकी हवा बता रहे हैं, क्या वो वाकई जमीन पर वैसी है? सबसे पहले आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि कल देर रात आए एक ओपिनियन पोल में राजस्थान में बीजेपी के सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दे दिया है, लेकिन केंद्र को राहत देने के साथ किस तरह बहुत ही तल्ख लहजे में कोर्ट ने सरकार को खरी खरी सुनाई है, समझेंगे। और आखिर में स्टेपल वीजा की बात, जो अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को जो एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे थे, चीन ने जारी कर दी है। भारत सरकार के ऐतराज से लेकर चीन के पैंतरे इसमें दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। मुंबई में 25-26 अगस्त को होगी इंडिया गुट की तीसरी बैठक। पहली बार विरोधी पार्टी के गढ़ में मिलेंगे 26 दल। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की जांच करेगी सीबीआई। असम में केस की सुनवाई की मांग, इंडिया गुट के सांसद करेंगे राज्य का दौरा। ज्ञानवापी सर्वे पर फिलहाल रोक, 3 अगस्त को आएगा हाईकोर्ट का फैसला। अब तक करीब 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए अमरनाथ के दर्शन, पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड। आतंकी पन्नू की भारत को धमकी, वीडियो जारी कर 15 अगस्त की परेड से दिल्ली वालों को दूर रहने को कहा। और पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। ईशान किशन ने लगाया अर्धशतक, कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट। जनता की दुहाई देते, काले कपड़े में विरोध जताते, सदन के कभी भीतर तो कभी बाहर, विपक्ष कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ यूं ललकारता और पुकारता रहा। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा। इधर प्रधानमंत्री जनता ही की दुहाई देते हुए दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर कल राजस्थान के सीकर पहुंचे। यहां से उन्होंने देश भर के 8.5 करोड़ किसानों के खातों में करीब 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम किसान सम्मान निधि की ये 14वीं किस्त थी। प्रधानमंत्री के कल के कार्यक्रम से आए बयान और राजस्थान को इसके लिए चुनने के राजनीतिक अर्थ भी खूब निकाले गए। लोग लिखने लगे कि क्या प्रधानमंत्री लाल किताब का जिक्र कर विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये रही कि शाम आते आते राजस्थान चुनाव के मद्देनजर एक ओपिनियन पोल आ गया। एबीपी सी वोटर की माने तो राजस्थान में बीजेपी की वापसी होने जा रही है और कांग्रेस को जनता टाटा बाय बाय कहने जा रही है। 78-88 सीटें कांग्रेस को, 109-119 के बीच बीजेपी को और निर्दलीय को 1 से 5 के बीच सीट जीतने का अनुमान इस सर्वे में लगाया गया है। 46% वोट बीजेपी को, 41% कांग्रेस और 13% अदर्स के हिस्से में जाने की बात कही जा रही है। सवाल है अब कि ये सर्वे ज़मीनी हकीकत के कितने करीब है और किन बिंदुओं पर ये ओपिनियन पोल सटीक नजर आती है और कहाँ नहीं। पूछा हमने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के राजस्थान कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी से। देखिए, ये सर्वे अभी चुनाव से काफी पहले आया है, इस लिहाज से इस सर्वे को अपन पूरी तरह सटीक तो नहीं मान सकते, लेकिन इस सर्वे में कुछ सच्चाई है कि बीजेपी अपर रहने वाली है, कांग्रेस थोड़ा नीचे रहने वाली है। इस सर्वे की जो मुझे सबसे बड़ी जो थोड़ा सा जो शंका हो रही है, वो इस सर्वे को लेकर ये है कि इन्होंने अन्य जो माने हैं वो 1 से 5 सीटें मानी है। राजस्थान में पिछले कुछ चुनावों को अगर आप उठाकर देखेंगे, उनके रिजल्ट उठाकर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो निर्दलीय और अन्य पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो 15 से लेकर 25 तक सीटें जीतते आ रहे हैं। तो इस लिहाज से वैसे भी ये 13% तक वोट उनको दे रहे हैं, तो 13% वोट में वो मेरा जो अनुमान है वो सीटें ज्यादा रहेंगी, इन्होंने कम सीटें मानी है। दूसरी चीज जो इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट बैंक माना है, उस पे ज्यादा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा सटीक लगता है कि 46% भाजपा को मिल रहा है और 41% कांग्रेस को मिल रहा है। तो मुझे थोड़ा ये सर्वे सटीक लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि एक राजस्थान में जो एक माहौल बना था कि कांग्रेस दोबारा रिपीट हो सकती है, वो माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा है। अब अगर अपन देखेंगे, अभी लाल डायरी का प्रश्न आया है, लेकिन लाल डायरी से पहले का ये सर्वे है और इस सर्वे के दौरान
दौरान भी आप देखेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस का जो लगातार अशोक गहलोत सभाएं कर रहे थे कुछ दिन पहले, यानी आज से 1 महीने पहले तक, वो सभाएं भी बंद हो चुकी हैं और कांग्रेस अपना मैदान पूरी तरह से खाली छोड़ चुकी है। तो इसका भी असर हो सकता है। दूसरी बात रही सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की, तो एंटी इनकम्बेंसी जैसा स्थिति अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन राजस्थान सरकार के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ माहौल जरूर नजर आ रहा है फील्ड में। तो इस लिहाज से इस सर्वे को थोड़ा थोड़ा ठीक माना जा सकता है, निर्दलीय उम्मीदवारों को छोड़कर। आनंद जी, अलग अलग क्षेत्र संभाग को लेकर जो इनका असेसमेंट है वो आपको कितनी सटीक नजर आती है? देखिए, इन्होंने संभागवार किया है। इसको इन्होंने अलग से एक संभाग माने हैं, हाड़ौती, शेखावाटी, मेवाड़, ढूंढाड़ और मारवाड़। तो जो ये संभाग इन्होंने माने हैं, मुझे इसमें लेके थोड़ा सी आपत्ति ये है कि इन्होंने जैसे मारवाड़ माना, मारवाड़ में कुछ जिले इन्होंने अजमेर या बीकानेर के भी सम्मिलित कर लिए हैं। ऐसे इन्होंने जो मेवाड़ माना है, मेवाड़ में जो भीलवाड़ा जो हाड़ौती के इलाके में आता है उसको भी शामिल कर लिया है। तो ये संभागवार जो इन्होंने, हालांकि इन्होंने सीटें दी हैं कि 61 सीटें हैं मारवाड़ में, ढूंढाड़ सीट में है 58 सीटें, मेवाड़ में 43 सीटें, शेखावाटी में 21 सीटें और हाड़ौती में 17 सीटें। जो इस सर्वे में जो सबसे बड़ा नुकसान जो कांग्रेस को होता नजर आ रहा है वो है मेवाड़ और मारवाड़। तो मेवाड़ जो इलाका है वो जो कांग्रेस के जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान विधानसभा में, सीपी जोशी, उनका इलाका है, और मारवाड़ अशोक गहलोत का इलाका है। बीजेपी में बात करें तो बीजेपी में मेवाड़ प्रदेशाध्यक्ष जो भाजपा के हैं सीपी जोशी, उनका इलाका है, और मारवाड़ डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका इलाका है। तो इन दोनों इलाकों में इस सर्वे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि मारवाड़ एक ऐसा इलाका है जहां कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। आप देखिए कि पाली जो है, पाली में एक भी सीट पिछली बार कांग्रेस को नहीं मिली थी, सारी सीटें भाजपा के खाते में गई थी। और पाली विधानसभा क्षेत्र तो ऐसा है जहां पिछले 43 साल में कांग्रेस नहीं जीती है। इसी तरह से कुशलगढ़, बाली, जेतारण, जो पाली के दो और इलाके हैं, बाली और जेतारण, वहां 1985 के बाद से यानी 38 साल में कांग्रेस नहीं जीती है। तो ये इस लिहाज से इस सर्वे की थोड़ा सा सच होता नजर आ रहा है। और अब की बार जो मारवाड़ के अन्य जो जिले हैं, जैसलमेर हुआ या बाड़मेर हुआ या जालोर हुआ या सिरोही हुआ, इनमें भी इनको नुकसान हो रहा है। नागौर में भी कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है। एक चीज और है, अब की बार ऐसा हुआ है कि ये कांग्रेस कह रही है कि जो राज बदलने का रिवाज है ये बदलेगा। इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। तो मुझे इन दावों में ज्यादा सच्चाई इसलिए भी नजर नहीं आती क्योंकि राजस्थान में 95 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार 2 से लेकर 6 बार तक लगातार हार रहे हैं, जबकि बीजेपी की 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार 2 बार से ज्यादा हारे हैं। तो इस लिहाज से भी बीजेपी थोड़ी सी मजबूत लग रही है, जो इस सर्वे में इन्होंने शामिल नहीं किया है। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के राजस्थान कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी। और अब चलिए सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार को आखिरकार कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। मामला था प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मौजूदा डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का। 11 जुलाई को दिए अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था और 31 जुलाई तक ही मिश्रा जी को ईडी डायरेक्टर रहने की अनुमति दी थी। लेकिन सरकार ने अचानक कोर्ट में अर्जी लगाई, कहा कि 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन दे दिया जाए। एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे FATF रिव्यू की दलील दी गई। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक की फंडिंग रोकने के लिए बनती है। संजय मिश्रा अब इसी की रिव्यू मीटिंग में शामिल रहने के लिए 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रहित में लिया जा रहा है। पहले ना कहने वाली कोर्ट ने कल क्यों हामी भर दी? राष्ट्रहित का ग्राउंड, इस तर्क का आधार क्या था? पूछा हमने आज तक रेडियो की लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट अनिशा माथुर से। देखिए, कोर्ट ने अपना जो मत है वो क्लियरली बदला है इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केंद्र सरकार की दलील थी वो ये थी कि क्योंकि FATF जो इंटरनेशनल फोरम है उनका रिव्यू जो है वो शुरू हो चुका है और अगर रिव्यू के बीच में SK मिश्रा को हटाया गया तो जिस तरह की इस समय सवाल जवाब हो रहे हैं, बाहर से कमिटी ने भी आना है, उनको कुछ कागजात भी दिए गए हैं, उस पर वो छानबीन कर रहे हैं, उसमें दखल अंदाजी होगी, उसमें दखल होगा, खलल होगा और उसकी वजह से अगर ऐसा कुछ खलल होता है या हमारे FATF के रिव्यू के बीच में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो भारत की छवि जो है पूरे
अंतरराष्ट्रीय पटल पर बिगड़ जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि क्योंकि एसके मिश्रा पिछले 5 साल से ईडी के डायरेक्टर हैं, तो उन्हीं को सब कुछ अच्छे से पता है, वो सब सारे सवालों के भी जवाब दे पाएंगे। एक बात ये भी देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये दलील रखी गई कि हम चाहते हैं कि मिश्रा जी को अक्टूबर 15 तक का टेन्योर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली टिप्पणी जस्टिस गवाई की तरफ से यही थी कि क्या हमारे देश में, हमारी ईडी में, हमारे मिनिस्ट्री में कोई भी और ऐसा अफसर नहीं है जो ढंग से काम कर रहा हो या जो मिश्रा जी की जगह ले सके। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी अफसर है ही नहीं जिसको अपॉइंट किया जा सकता है, जिसको नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी बात कोर्ट ने ये भी पूछी कि इस तरह का स्टैंड लेकर क्या सरकार एक गलत मैसेज नहीं दे रही है अपने अफसरों के बीच कि किसी को वो इस लायक नहीं समझते कि जो ढंग से काम कर ले? क्या बाकी अफसर जो हैं वो डिमोरलाइज नहीं हो जाएंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा? लेकिन इस सब सवालों के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बार बार यही कहा कि देखिए, भारत की जो छवि बाहर जानी है उसका सवाल है, भारत की गरिमा का, भारत की अस्मिता का सवाल है। इसलिए इस समय जब तक जो छानबीन और कागजातों की अदला बदली का जो अभी प्रोसेस चल रहा है वो हो रहा है, तब तक मिश्रा जी को कुर्सी पर रहने दिया जाए। अनिशा, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कोई तल्ख टिप्पणी भी कार्रवाई में दिखी क्या? क्योंकि वो पिछली बार ही अंतिम कह चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि हम आमतौर पे इस तरह की याचिकाएं सुने बिना ही खारिज कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आपने देश की सुरक्षा और देश की अस्मिता और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ने वाले असर का हवाला दिया है, इसलिए हम 15 सितंबर तक आपको और एसके मिश्रा को ईडी के डायरेक्टर की पद पे नियुक्त रहने की इजाजत दे रहे हैं। हालांकि जैसे ही सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि देखिए, पड़ोसी देश हैं जो हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर FATF रिव्यू सही नहीं गया तो गड़बड़ होगी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछा कि क्या हमारे देश की छवि इतनी खराब है कि एक अफसर के ना रहने की वजह से हमारे दुनिया भर में छवि खराब हो जाएगी? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो एकदम से सॉलिसिटर जनरल ने अपनी वो दलील वापस ली और ये थोड़ा क्लैरिफाई किया कि हम ये नहीं कह रहे कि भारत जो है वो FATF की गुड लिस्ट से हट जाएगा या ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस समय पर जब प्रोसीजर चल रहा है तब दखल अंदाजी या खलल डालना ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए कोर्ट ने अब ये कहा है कि 15 सितंबर की रात 12 बजे तक मिश्रा जी जो हैं ईडी के डायरेक्टर रहेंगे। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि दोबारा से यही दलील लेकर आप हमारे सामने नहीं आएंगे। हम दोबारा से इस चीज को नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले ही 3 बारी ये कह चुके हैं कि मिश्रा जी को जो आपने एक्सटेंशन दिया वो गलत था, वो गैर कानूनी था, और मिश्रा जी जो कुर्सी पे बैठे हैं वो बिल्कुल गलत बैठे हैं। ये थी आज तक रेडियो की लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट अनिशा माथुर। और अब आखिर में बात उस बवाल की जो चीन के एक स्टैंड की वजह से हुआ। चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एशियन गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत की ओर से भी भाग लेने के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं। एशियन गेम्स में भाग लेने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ियों को, जो अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे, चीन ने स्टेपल वीज़ा जारी कर दिया। फिर क्या, स्वाभाविक था, बवाल मचा। भारत सरकार ने चीन के सामने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने न सिर्फ इसे अनएक्सेप्टेबल कहा, ये भी बता दिया कि इस तरह की कार्रवाइयों पर उचित जवाब भारत भी दे सकता है। पूरा मामला ये किस तरह डेवलप हुआ, स्टेपल वीज़ा क्या होता है और किस तरह चीन की ओर से इसकी आड़ में भारत के खिलाड़ियों के साथ शरारतन ये हरकत की गई, पूछा हमने आज तक रेडियो के फॉरेन इश्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट अक्षय डोंगरे से। 10 स्पोर्ट्स पर्सन देश से उनको चाइना जाना था। एक वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता वहां पर है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे यहाँ से 10 स्पोर्ट्समैन जा रहे थे, जिनमें से 3 जो हमारी स्पोर्ट्स वुमेन है वो अरुणाचल प्रदेश से थी। तो जब उनके वीजा के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पे ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हो रहे हैं चाइना में हो रहे हैं और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए जब हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन जा रहे थे, तो उनमें से जब वीजा की बात हुई तो उनमें से 7 स्पोर्ट्स पर्सन
के वीजा जो थे वो पासपोर्ट पर स्टैंप किए गए, लेकिन जो 3 लड़कियां थी अरुणाचल प्रदेश से, उनके जो वीजा थे उनको स्टैंप नहीं किया गया, उनके पासपोर्ट को स्टैंप नहीं किया, बल्कि पासपोर्ट स्टैंप करने के बजाय उनको स्टेपल्ड वीजा दिया गया। अब पूरी बात अगर जाने की स्टेपल्ड वीजा होता क्या है, तो देखिए कोई भी देश अगर दूसरे देश के व्यक्ति अगर उनके देश में आ रहे हैं तो वीजा के ऊपर स्टैंप लगता है कि हाँ ये XYZ देश का व्यक्ति हमारे देश में एंटर कर रहा है। लेकिन हमने देखा है कि चाइना हमेशा से इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, अगर खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो उसको साउथ तिब्बत का एक हिस्सा मानता है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं एक शातिराना हरकत चाइना की तरफ से ये की गई कि अरुणाचल प्रदेश के अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन के वीजा पर स्टैंप लगाता है तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये ऑफिशियली कहा जाएगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये भारतीय है, क्योंकि उनके भारतीय वीजा के ऊपर स्टैंप लगेगा। और ये ना करते हुए उन्होंने पूरे मसले को काफी शातिर तरीके से एक स्टेपल्ड वीजा में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वीजा के अलावा उनके पासपोर्ट के अलावा उसके ऊपर एक स्टैंप होता है जिसके ऊपर सारी की सारी ट्रिप्स की डिटेल होती है, उसके ऊपर स्टैंप किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय उनके पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज करने से चाइना की एम्बेसी ने, चाइनीज ऑफिशियल्स ने मना कर दिया, और इसी कारण ये पूरा की पूरा मसला जो है ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी बनी। अब इन सभी को कल जाना था, और उसके जब जैसे ही ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन पहुंचे एयरपोर्ट पर, तो सरकार को जैसे ही ये इत्तला हुई कि ऐसा ऐसा हुआ है और चाइना की एम्बेसी ने इंडियन पासपोर्ट्स पर अरुणाचल प्रदेश की जो तीनों हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थी उनके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाने से मना कर दिया, स्टेपल्ड वीजा दिया है, तो सरकार की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई कि उन्हें जाने से रोक दिया गया, और जो उनका जो विजिट था उसको कैंसिल एक तरह से कर दिया गया है। अक्षर, विदेश मंत्रालय आगे भी अपने तौर पर कुछ कड़ी कार्रवाई कर सकता है क्या? जो हमारा विदेश मंत्रालय है उनके स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की नोटिस में ये स्टेपल्ड वीजा का इशू आया, और जब भारतीय हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है जब वो देश का हमारे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे थे, तो ये एक तरह से हरकत उनके साथ हुई है। इसे पूरी तरह से उन्होंने अनएक्सेप्टेबल बताया और कहा कि हम जितना स्ट्रांगली हो सके उतना स्ट्रांगली हम अपना विरोध दर्ज करेंगे चाइनीज साइड से, और ये कहा कि हमारी जो पोजीशन है इस पूरे इशू के ऊपर ये साफ है कि हमें भी अगर चाइना ऐसी कोई हरकत करता है तो उल्टा हमें भी ऐसा ही जवाब देने का पूरी तरह से अधिकार है, और आगे आने वाले दिनों में अगर बात ऐसे ही स्पोर्टिंग इवेंट्स की होती है तो भारत भी ऐसी कोई कड़ी कार्यवाही कर सकता है, और खास तौर पे कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनको लेकर चाइनीज जो अपना ये बताते हैं कि ये उनका रीजन है, चाहे वो तिब्बत की बात की जाए या फिर वो बात की जाए जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, तो उसके ऊपर स्वामित्व वो बताते हैं। तो इस बात को लेकर भारत भी एक कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुका है। ये थे आज तक रेडियो के फॉरेन इश्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट अक्षय डोंगरे। और अब बढ़ते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के अखबार की तरफ। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। और जो सरकार चाहती थी वो सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा के टेन्योर को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर संजय कुमार मिश्रा नहीं रहे तो पाकिस्तान ये साजिश कर रहा है कि भारत ग्रे लिस्ट में आ जाए। तो इसको एक कॉन्स्पिरेसी विपक्ष बता रहा है जो सरकार लोगों पर थोप रही है। अब विपक्ष की बात आई है तो हिंदुस्तान हिंदी अखबार चलते हैं। मणिपुर मुद्दे पर संसद में संग्राम, चर्चा के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई है। सदन कल भी नहीं चल पाया, हालांकि कुछ बिल जरूर पास हुए जिसके बारे में आप बताएंगे भी खुशबू। लेकिन एक चीज है कि इंडिया जो विपक्षी दल है वो 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने वाला है, और वहां की जो स्थिति है वहां का जायजा लेंगे। और जायजा लाल डायरी का भी लिया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या है नहीं है, लेकिन अभी तक वो खुल के सामने नहीं आया। हालांकि दावे जरूर हो रहे हैं कि इस लाल डायरी में राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काले चिट्ठे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हुए हमें दिखाई दिए। द एशियन एज अखबार की लीड स्टोरी, प्रधानमंत्री अशोक गहलोत पे खूब बरसे कल, और उन्होंने ये कह दिया कि ये लाल डायरी है जो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगी राजस्थान में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के बाद गुजरात भी पहुंचे, और गुजरात में वो 2 दिन के दौरे पर हैं, और उन्हीं के स्वागत में नृत्य है राजकोट में वो हुआ है, और उसकी तस्वीर भी द डेली गार्जियन में छपी हुई है।
जी, और मणिपुर से जुड़ी खबर द इंडियन एक्सप्रेस पर मैं पढ़ रही हूँ सूरज। मणिपुर में जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप का मामला था, उसकी जांच अब सीबीआई करेगी। गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दिया है और इस मामले की जो ट्रायल है वो राज्य से बाहर होंगे। जी खुशबू, और एमसीडी चुनाव में जो ये दावा किया गया, ये प्रॉमिस किए गए कि जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन अब उसमें आ रही है दिक्कत, क्योंकि सिविक बॉडी को सेंटर से उसके लिए क्लियरेंस चाहिए होगा। डीएमसी एक्ट के अंतर्गत उन्हें वो क्लियरेंस जल्दी मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे आके मामला हो गया है अटक। और मुंबई में 25-26 अगस्त को इंडिया की तीसरी बैठक होगी, इंडिया गुट की तीसरी बैठक होगी। पहली बार विरोधी पार्टी के गढ़ में 26 दल मिलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस गुट को होस्ट करेंगे। अब महाराष्ट्र की बात चली है तो महाराष्ट्र से 2 खबर दैनिक भास्कर डिजिटल पे। सबसे पहली खबर एक किसान की। महाराष्ट्र में किसान ने सीएम शिंदे को चिट्ठी लिखी है। 20 लाख का कर्ज है उस पर, फसल खराब हो गई, मुआवजा मांग रहे हैं, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे, इसकी भी बात उस चिट्ठी में कही गई है। दूसरी खबर ये कि एनसीपी सांसद जो प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका एक बयान आया है, जो शरद पवार छोड़ अजित पवार के गुट में शामिल हुए हैं, कि अजित पवार सीएम बनेंगे। पहले कांग्रेस के पृथ्वीराज ने ये बयान दिया था कि 10 अगस्त तक शिंदे को जो अजित पवार हैं वो रिप्लेस कर देंगे। और अगर हम बिजनेस की खबर पर आए तो चावल एक्सपोर्ट जो भारत ने बैन किया है, इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि बैन हटाने के लिए भारत से वो बातचीत करने वाला है। स्पोर्ट्स की खबर यही है कि भारत वेस्ट इंडीज के बीच जो पहला मुकाबला था उससे भारत ने 5 विकेट से जीत लिया है। ईशान किशन ने अर्धशतक लगाए, कुलदीप ने 4 विकेट छटके हैं। 114 पे टीम ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज की, और टारगेट इंडिया ने 22.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। खुशबू, विदेशी खबरों की बात करें तो सीरिया में शिया मस्जिद के पास बम विस्फोट हुआ है। बीबीसी की स्टोरी है। 6 लोगों की मौत हो गई, 23 घायल हैं, और आसपास के इलाके की तो स्थिति बहुत खराब है। तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे टैक्सी है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, दुकानों के शीशे टूटे पड़े हैं। और नीदरलैंड में जहाज पर आग लग गई और एक भारतीय की इसमें मौत हो गई है। 20 घायल हैं। शिप पर 3000 कारें थी। आग बुझाने में जहाज डूबने का खतरा था। यह भी बीबीसी की एक छोटी सी स्टोरी मैं देख रहा था। अच्छा, एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि पूर्व सांसद और नेवी अफसर ने संसद में ये कहा है कि एलियन मिले थे। तो ये दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से एक बार फिर। 1930 में यूएफओ क्रैश हुआ था और उसके साथ बॉडीज भी पाई गई थी, वो इंसान नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा दावा है जो कि अमेरिका के पूर्व नेवी अफसर ने किया है। और किम जोंग से रूसी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी। पुतिन का खत उन्होंने सौंपा है किम जोंग को, और नॉर्थ कोरिया की हथियार मिसाइलें देखी गई हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है ये। और अब जान लेते हैं कि 28 जुलाई की तारीख इतिहास में क्या जगह रखती है। 28 जुलाई 1914 के दिन ही पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया था। और आज हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रूच ब्लमबर्ग का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने ही हेपेटाइटिस वी वायरस की खोज की थी और उसका टीका विकसित किया था। 1851 में पहली बार सूर्य ग्रहण का फोटो क्लिक किया गया। तो आज के दिन में फिलहाल इतना ही। आपसे अगले हफ्ते सोमवार को होगी मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।